गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले कार्बोनाइट्रिन पढ़ लिया था और रिएक्शन इंटरमीडिएट देख रहे थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या पढ़ा था आप लोग? इंडक्टिव इफेक्ट पहले पढ़ा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, उसका एप्लीकेशन देखा कहाँ केमिस्ट्री में उसका एप्लीकेशन है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं। ठीक, देन आफ्टर हम लोग ने देखा मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है एंड यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके इंटरप्रिटेशन से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट हो सकता है आ जाए, लेकिन इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब नए रिएक्शन पढ़ोगे और भी कोई रिएक्शंस पढ़ोगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एडिशन हो, कोई भी रिएक्शन पर उसमें मेजोमेरिक इफेक्ट अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आप आगे बढ़ सकते हो या फिर उसका केमिस्ट्री जनरली उसका मैकेनिज्म वगैरह समझ सकते हो। तो ये सब होने के बाद में हम लोग आज देखेंगे एक और ही रिएक्शन इंटरमीडिएट का नेक्स्ट, कार्बोकेटायन के बारे में। ठीक है, कार्बोकेटायन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स साथ साथ बनाते जाएंगे और जस्ट आफ्टर रिवाइज कर लेंगे ताकि आपका सेम डे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो जाए और क्वेश्चन जितना भी आ जाए, जितना भी आता है यहाँ से वो आपसे बन जाए। ठीक है, कॉपी पेन लीजिए, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या पढ़ेंगे? कार्बोकेटायन। कार्बो कार्बोकेटायन, सी भी बोलते हैं इसको, सी प्लस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कार्बोकेटायन हम लोग आज देखने वाले हैं। एक चीज़ आप लोग को पता होगा नोट या फिर स्पेशल पॉइंट डाल करके लिखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बेन, नाइट्रेन, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ये क्या बोल दिया सर आपने? यानी ये बोला कि अगर कार्बोकेटायन है या फिर अगर कार्बोएनायन है या फिर अगर फ्री रेडिकल है तो वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा यील्ड देगा, हाई यील्ड देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर देख लो, कार्बोकेटायन अभी हम लोग देखने वाले हैं, जनरली सबको पता रहता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, एंड वो 1 डिग्री कार्बन से ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। तो मैं ये बोला जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा यील्ड आएगा। मेरा मतलब ये है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट के केस में वही अगर कोई कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, रिएक्शन कम होगी। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड स्टेबल है। कंपाउंड स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया, वैलेंसी वगैरह कंप्लीट हो गया, इसलिए वो स्टेबल है। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट वाले केस में अलग होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा यील्ड देगा। ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोग को? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्बोकेटायन। ठीक है, जनरली आप लोग को पता है कार्बोकेटायन मतलब प्लस चार्ज कहीं भी डेवलप हो। एक एग्जांपल लिखिए, आर ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, आर ग्रुप लगा हुआ है एंड अगर हेलाइड लगा है इसके साथ में, इस कंडीशन में अगर इसका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करोगे, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करोगे तो क्या होगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों में क्या डिफरेंस है? होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। लाइसिस से आप लोग को तो पता होगा टूट रहा होगा, और यहाँ पे होमो और हेट्रो का क्या मतलब है?
होमो का मतलब ये हुआ, देखो जैसे कि CCl बॉन्ड था, ठीक है। अगर होमोलाइटिक फ्यूजन होता मतलब देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, आप लोग को पता होगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, एक कार्बन के पास रह जाएगा और एक क्लोरीन के पास जाएगा, ठीक है, ऐसा कार्बन के पास एक क्लोरीन के पास, ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तब हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में क्या होगा, CCl बॉन्ड टूटेगा तो Cl भाई साहब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चल जाएगा और कार्बन के पास, कार्बन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसलिए इसको हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है भाई साहब, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन बाहर निकल गया एंड कार्बन से भी ले लिया इसलिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज। लेकिन होमोलाइटिक में क्या था, होमो मतलब सेम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले लिया। ये फ्री रेडिकल में अपन पढ़ेंगे, और होमोलाइटिक फ्यूजन फ्री रेडिकल में होता है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन रहता है फ्री रेडिकल के पास, ठीक है, फ्री रेडिकल के पास। एंड ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जो है ना कार्बोकैटायन वाले केस में होता है, इसलिए प्लस चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। अब मान के चलो अगर इसका मैंने हेट्रोलाइटिक फ्यूजन करवाया, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, इस कार्बन पे R तो लगा ही है, उससे कोई लेना देना नहीं अभी तक, और ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसी को कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ये चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब इस कार्बोकैटायन के बाद मैं आपसे अगर पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल इलेक्ट्रॉन अगर पूछूं कितना है तो कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना है, देखिए 2 बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, मतलब कार्बोकैटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। कार्बोकैटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ जो पहले था एल्काइल हैलाइड, इसके पास टोटल 2 2 4 2 6 और 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर 8, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के भाग गया, Cl लेके भाग गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो 8 है तो क्या होगा, S में 2 जाएगा, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड आप लोग को पता है, एंड P में 3 होता है, ऑर्बिटल तीनों में भरेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया। लेकिन कार्बोकैटायन वाली केस में क्या होगा, कार्बोकैटायन वाली केस में क्या होगा, इसका 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद P वाले में क्या होगा, P वाले में इसका जो PZ ऑर्बिटल था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेकर के भाग गया, क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास भी है ही, यहाँ पे टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए 2s में, एंड 2px 2py एंड ये 2pz हो गया। तो Z का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्लोरीन भाई साहब के पास, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बोकैटायन का डेफिनेशन लिख लो, इतने से हमको क्या समझ में आया, कार्बोकैटायन का डेफिनेशन अब लिखेंगे, होता क्या है, कार्बोकैटायन होता क्या है लिखेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर बना हम लोग R लगा था तीनों साइड एंड प्लस चार्ज था, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए ट्राईवेलेंट कार्बन, ट्राईवेलेंट मतलब 3 बॉन्ड जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो उसका डेफिनेशन उसी तरीके से हो जाएगा, डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है इसलिए लिखना जरूरी है, ट्राईवेलेंट कार्बन हैविंग प्लस चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ट्राईवेलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हो आप, कार्बोकैटायन बोलते हो, ठीक है। इतना तो समझ में आया। अब कार्बोकैटायन के पास नोट डाल करके स्पेशल पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये पूछ लेता है, तो लिख लीजिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, ठीक है, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट की बात करें, प्लस चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास प्लस चार्ज होता है एंड न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि लॉन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का उसके पास, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, इट वर्क्स एज
सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। लेविस ACID एसिड, लेविस एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात आए, हाइब्रिडाइजेशन की बात आए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड तो लगा हुआ है, एक S और 2 P, sp2, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे हम लोग ने देखा था एक S में था और 2 P ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसलिए sp2 मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन है इसका, कार्बोकेटाइन का। लेकिन इसका sp3 था, राइट। जब टूटा, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ, तब ये sp2 में कन्वर्ट हुआ। ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा, राइट। और sp2 का शेप क्या होता है? प्लानर होता है, सबको पता है, ठीक है, प्लानर होता है, ठीक है ना, प्लानर होता है। प्लानर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये एरोमेटिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे, एरोमेटिसिटी। ये मैंने वीडियो भी भेजा था, इसका नोट्स मेरे हिसाब से आप लोग बना चुके होंगे, राइट। मैं एक दूसरे से एक दूसरा कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग भी आई थिंक कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट करके पढ़िएगा तो केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये तो हो गया हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये एक पॉइंट और लिखिएगा, ये डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, मैंने डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक दो चीज़ बताया था। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैं ट्रिक भी बताया था, UP, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होता है, एंड जो पेयर में होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है, ये चीज़। और डायामैग्नेटिक ऐसे भी याद सकते हो एक ट्रिक के साथ में, इवन इलेक्ट्रॉन हो, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, यानी कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है उसके पास तो ये डायामैग्नेटिक ही होंगे। तो इतना आपको याद करने रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, किसमें? कार्बोकेटायन में, ठीक है। कार्बोकेटायन में इतना याद है मतलब, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो कोई, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है अंजलि, चलो अब देखते हैं कब कब बनता है कार्बोकेटायन। हेडिंग डालिए, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब कब कब बनेगा और कैसे बनेगा। एक तो हमने अभी देख कर आया, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन अगर किसी का होता है तो बनता है कार्बोकेटायन। अभी मैंने एक एग्जांपल दे करके ही आ रहा हूँ, लिख लीजिएगा वो भी, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ एल्काइल हेलाइड, जो कि अभी हमने देखा था, ठीक है। वही वाला एग्जांपल लिख लेंगे, कार्बन के साथ 3 R ग्रुप लगा हुआ था एंड एक हैलोजन लगा था, क्लोरीन। जब इसका हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, कौन से मीडियम होगा ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे एक्वस क्यू है, ये एक्वस KOH लिख लेंगे। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, कौन सा फ्यूजन? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, राइट। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, कार्बोकेटायन बन जाएंगे, ठीक है। कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। पहला आप लोग को तो वैसे भी समझ में आ गया है। दूसरा लिखिए, दूसरा रिएक्शन ऑफ, कब बनेगा कार्बोकेटायन? और रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जब रिएक्शन करवाओगे या फिर एल्काइन का रिएक्शन करवाओगे, यानी कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एंड एल्काइन इन एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम, याद रखिएगा। कभी भी एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवाओगे, आप एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो वो कार्बोकेटायन देगा, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद ही वो रिएक्शन कंप्लीट होंगी। ये आपके माइंड में आना चाहिए। जहाँ पर भी आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखो एंड मीडियम अगर एसिडिक है, तो उस रिएक्शन में कार्बोकेटायन 100% बन रहा होगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे कि H+ एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो HCl दे दे आपको, या फिर H2SO4 दे दे आपको, या फिर HBr दे दे आपको। ये सब एसिड है ना, ये सब एसिड है, अपन एसिड बेस देख करके आ रहे हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन था उसमें एसिड बेस देख करके हम लोग आ रहे हैं, कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट भी देख लिया था, ठीक है।
तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि डबल बॉन्ड हमें यहाँ दिख रहा है एंड एसिड यानी कि H प्लस, जो H प्लस दे उसी को एसिड बोलते हैं, H प्लस दिख रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है CH3, यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकैटायन बन जाता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा एंड माइनस चार्ज के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन, और H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ पे आकर के तुरंत जुड़ जाएगा, इसलिए हमने CH3 डायरेक्ट लिख दिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये अपना कार्बोकैटायन डेवलप हो गया। ठीक है, तो दो मेथड हमने देख लिया जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन का। पहला अगर एल्काइल हैलाइड का हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है तब, एंड दूसरा कब, जब रिएक्शन करवाएंगे हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्कीन या एल्काइन का एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमारा कार्बोकैटायन बनेगा। ये दो आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से। आप लोग एक रिएक्शन पढ़े होंगे, मार्कोनी-कोप्स रिएक्शन। ठीक है, मार्कोनी-कोप्स बहुत ही फेमस है, मार्कोनी-कोप्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है, इसमें भी तो वही होता है ना, रिएक्शन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल रिएक्शन करवाते हैं हम किसका, रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन विथ HBr। ठीक है, HBr क्या है यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल, कलर चेंज कर लीजिए, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर HBr के साथ में रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, उस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले तो एसिडिक मीडियम में जब ये डबल बॉन्ड जाएगा तो क्या बनेगा, पहला स्टेप कार्बोकैटायन वहाँ पे बन रहा होगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा होगा प्लस चार्ज NCH3, देन ये अटैक करेगा, ये भाई साहब ब्रोमीन जो है ना ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन पे। ठीक है, बट ब्रोमीन अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बोकैटायन पे। तो प्रोडक्ट जो बनेगा अपना CH3CH, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा एंड ये CH3 बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन, याद रखिए कहीं आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन ही हो रहा होगा, एडिशन रिएक्शन ही हो रहा होगा। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये तो आप लोग को पता होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट हो रहे होंगे, एक कोई जाएगा दूसरा आकर के अटैच करेगा, वो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना और कोई दूसरा आकर के डायरेक्ट जुड़ गया, यहाँ से कोई निकलेगा नहीं, बस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ये मार्कोनी-कोप्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन में थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं, लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ, लिखिए रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल जल्दी होता है, कौन सा वो होता है, वो कार्बोकैटायन के जनरेशन पे ही डिपेंड करता है एंड कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। लिखिए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, जब अल्कोहल का रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवाते हो उस कंडीशन में भी कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए RCH2OH, ये क्या है अपना अल्कोहल, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है हमें पता है। अब मैंने क्या बोला कि एसिडिक मीडियम में करवाना है, एसिडिक मीडियम में करवाना है, तो ये H प्लस क्या करता है, H प्लस क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास क्या है 2 लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको देगा। इस कंडीशन में जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहला स्टेप CH2O के ये दे दिया तो O के प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, O के पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर था ही, यहाँ पे H था ही यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोनेटेड अल्कोहल,
जब अल्कोहल एसिडिक मीडियम में जाएगा तो क्या करेगा, एसिड का H+ इसका लॉन पेयर ले लेगा, राइट, इसका लॉन पेयर ले लेगा। मेरा हेडफोन क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसका लॉन पेयर ले लेगा। एक सेकेंड रुको यार, इसका लॉन पेयर हो, फिर से देखते हैं। ये अपना अल्कोहल था, जब एसिड मिलेगा तो लॉन पेयर इसको दे देगा H+ को। तो उस कंडीशन में जो अल्कोहल होता है वो प्लस चार्ज आता है OH वाले पे, तो इसको बोलते हैं अपन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लिख लीजिए। यार हेलो, क्लास चल रहा है थोड़ा मीट पे। हेलो, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान कर देते, कॉल नहीं उठाते हैं, तो समझ में आना चाहिए ना क्लास ले रहे होंगे। एनीवे चलो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि OH पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक। अब उसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होगा, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया है तो इसको वैलेंसी कंप्लीट करना है, तो ये बॉन्ड अपना, ये बॉन्ड सेक्रीफाइज होगा, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए दे देगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। CH2 पहले से था, जब ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, कार्बन जैसे ही इसको दिया उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अल्कोहल कभी भी एसिडिक मीडियम में जाता है तो वो कार्बोकैटायन बनाता है, मेरा मतलब सीधा सा ये था, कार्बोकैटायन बनाया एंड H2O यहाँ से बाई प्रोडक्ट में बाहर आएगा। तो ये कार्बोकैटायन अपना इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ बनेगा, तीसरा मैंने ये बताया कि अल्कोहल जब एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। अगेन स्टेबलाइज करने के लिए ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा O को एंड यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे। प्लस चार्ज डेवलप क्यों हो गए, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, ठीक। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है कार्बोकैटायन का। दो कौन कौन सा था, एक तो हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ एल्काइल हैलाइड, दूसरा था रिएक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन इन एसिडिक मीडियम, एंड तीसरा भी एसिडिक मीडियम में ही था, किसका, अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद कर रखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कार्बोकैटायन बनेगा ये चीज़, ठीक। अब तो ये समझ में आ गया कि कार्बोकैटायन बन चुका है, ठीक है, अपने पास कार्बोकैटायन है, C+ है, ठीक है। अब उसकी स्टेबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी। मैंने बोला था ना कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड उतना ही अच्छा उसका यील्ड आता है, ठीक। यील्ड मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आएगा उसका। अब हम लोग देखने वाले हैं स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब डिक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, वो देखेंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है ना, ये 3-4 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा। दूसरा, हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों आप पढ़ चुके हो। तीसरा, रेजोनेंस, रेजोनेंस को ही मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। एंड चौथा एक होता है स्पेशल है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, ये ओनली एंड ओनली कार्बोकैटायन में देखने को मिलता है, ओनली कार्बोकैटायन में देखने को मिलता है। रीअरेंजमेंट मतलब कार्बन रीअरेंज होता है अपने आप को, कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए,
तो पहला हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कैसे होगा, हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, रेजोनेंस कैसे स्टेबलाइज होगा, लास्ट में रीअरेंजमेंट के थ्रू कैसे स्टेबलाइज होगा वो ये देखेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। एक नोट डाल करके लिख लीजिएगा, नोट या स्पेशल पॉइंट समझिए, ये नोट सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नोट डाल करके लिख लीजिएगा। कहीं भी आपको एरोमेटिक कैटायन दिखे, एरोमेटिक कैटायन दिखे और या तो एरोमेटिक एनायन दिखे, ठीक है, एरोमेटिक कैटायन हो या फिर एरोमेटिक एनायन हो, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस से। मतलब जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है ना कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट, उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कैटायन या फिर एरोमेटिक एनायन। ये अभी इतना लिखिए, आगे हम लोग समझेंगे। ये मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल, इतना आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या था वही एग्जांपल लिख लेंगे एक, और इस पर प्लस चार्ज लगा हुआ, ये अपना कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा ये बोल सकते हैं C प्लस, इसके साथ तीन बॉन्ड जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी बोला था ट्राइवेलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसको कार्बोकेटाइन बोला था। अब यहाँ पे दो कंडीशन आता है, प्लस आई इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट। दो प्रकार का था ना, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। अच्छे से पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे इनफैक्ट। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे माइक ऑन करेंगे और हमें बताएंगे प्लस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट जो है ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, फटाफट बताइए। प्लस आई इफेक्ट पे फोकस करिए। प्लस आई इफेक्ट कौन सा कर रहा था, जितना भी एल्काइल ग्रुप था, जितना भी एल्काइल ग्रुप था। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली सिंगल बॉन्ड पे काम करता है, ये आप लोग को पता है। इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 3 कार्बन तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, ये भी आप लोग को पता है। एल्काइल ग्रुप में कोई भी हो सकता है, 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। ठीक है, माइक ऑन करिए। एलिवा बताओ, एलिवा माइक ऑन करिए। प्लस आई कम करेगा, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, कार्बोकेटाइन कम के करेगा कम करेगा। अच्छा, बाकी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, हम्म, इसीलिए कम हो जाएगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, देखिए इसके पास प्लस चार्ज है, ये चाहेगा कि कब मेरे पास से प्लस चार्ज हटे, यानी कि ये चाहेगा कब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए ताकि मेरे पास से प्लस हटे। ठीक है, यहाँ पे फोकस करना है आपको। बाकी लोग बताएं, सूरज, नरेश यार गायब हो जाता है जब कुछ पूछने लगता हूँ या फिर माइक ऑन करने की बात आती है तो, गलत। बढ़ाएगा सर, स्टेबिलिटी क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट, अंजलि बोली। बढ़ाएगा। पीयूष तुम्हारा क्या कहना है। सब प्लस आई डोनेट करता है तो बढ़ाएगा सर। स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कार्बोकेटाइन की, नरेश, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा सर। कैसे।
क्योंकि सर 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है देन 2 डिग्री से ना। रीजन बताओ ना, वो तो पता है, याद कर लिया, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वो प्लस आई इफेक्ट पे ही डिपेंड करता है। कैसे? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो देखो कार्बोकेटाइन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज है। एंड इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, कोई किसी के पास कोई चार्ज है तो वो चाहता है कि कब मेरा चार्ज ख़त्म हो, यानी कि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँ, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए ये जो स्पीसीज है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये चाह रहा है कि हमें कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। एंड प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब वो स्टेबल की तरफ बढ़ेगा, स्टेबलाइज्ड होगा। इसलिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है किसकी स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को बढ़ाता है प्लस आई इफेक्ट। एंड माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है। अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट में भी मान चलिए किसी में एक ही कार्बन लगा हुआ है, किसी में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री में 3 कार्बन जुड़ा रहता है तीनों साइड से, तो 3 साइड से उसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। ये समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब एग्जाम्पल से और समझेंगे। माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, जस्ट अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए, कार्बन है एंड उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान चलो मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, ये भी तो कार्बोकेटायन ही है ना, ट्राइवेलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का डेफिनेशन, ये कार्बोकेटायन हो गया, ठीक है, ये कार्बोकेटायन हो गया। एक कार्बन मेथ बोलते हैं, यानी कि ये मिथाइल कार्बोकेटायन बोल सकते हो आप लोग इसको, मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इस कंडीशन में क्या किया मैंने, प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, ऑल एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप आप लोग को पता है, ठीक। अब हम धीरे धीरे प्लस आई इफेक्ट इसमें बढ़ाएंगे, जैसे कि कार्बन के साथ एक आर ग्रुप मैंने लगा दिया और 2 हाइड्रोजन था एंड प्लस चार्ज था ही, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, क्योंकि एक आर ग्रुप आ गया, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहलाया, ठीक है। तो मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, वाई, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लग गया भाई साहब, यहाँ पे देखिए एक एल्काइल ग्रुप लग गया जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब प्लस चार्ज धीरे धीरे कम होना चालू होगा, मतलब कार्बोकेटायन धीरे धीरे स्टेबल होना चालू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने 2 डिग्री बना लिया, यहाँ पे देखो 2 आर ग्रुप लगा दिया, ठीक है, 2 आर ग्रुप और एक हाइड्रोजन ही रहने दिया, प्लस चार्ज पहले से है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 आर ग्रुप इसको दे रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, इसकी प्लस चार्ज और धीरे धीरे और मतलब स्पीड से कम होने लगेगा, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, आप लोग को पता भी है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों, क्योंकि उसके पास 3 आर ग्रुप लगे हुए हैं, 3 आर ग्रुप है, तभी तो 3 डिग्री बोला आपने, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको क्या हो रहा है, इसको तीनों साइड से बेचारे को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बोल रहा है ले भाई ले भाई ले, जो दिया था अपना ले ले, ठीक है। तो उस कंडीशन में प्लस चार्ज लगभग जो होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ना मोस्ट स्टेबल होता है, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, और ये लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। तो ये रहा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अंजलि समझ में आया? यस सर। सूरज?
सर समझ में आ गया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को भी यहीं पे समझ लीजिए। सेकेंड हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन उतना है नहीं कुछ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या अपने को काउंट करना था? हाइपर कंजुगेशन में अपने को अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करना था। हमने बोला था अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो सिंपल अल्फ़ा कार्बन पहले देखना रहता है। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के बाद प्लस चार्ज के बगल वाला कार्बन को भी अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन, प्लस चार्ज से जो हाइड्रोजन अटैच जो कार्बन अटैच होगा उसको अल्फ़ा कार्बन, एंड उससे जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे याद रखिएगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस कंडीशन में अगर देख लो तो मिथाइल के पास देखो, इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, इसके पास अल्फ़ा कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे 0 है। 1 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पे R की जगह पे CH3 लगाओ यहाँ पे, मतलब इसके पास 3, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है 3। ठीक है, एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास बात करें तो इसके पास होगा 6, क्योंकि 2 R ग्रुप लगा है, R मतलब CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल ग्रुप 2 डिग्री कार्बोकेटायन मतलब मिथाइल ही लगाया होगा ना जी। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास कितना, इसके पास कितना 6, और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करें तो तीनों साइड CH3 लगा हुआ है, CH3 यानी कि 9। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, 9 वाला, जिसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी कम है वो कम स्टेबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन आप लोगों ने देख लिया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, राइट। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है। अब थर्ड हम लोग देखने वाले हैं, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को ही मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस या फिर मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन से भी ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा होगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा, वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। एंड एक नोट डाल के मैंने लिखाया था कि जो एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है वो रेजोनेंस से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ये मैंने स्पेशल पॉइंट लिखवाया था, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन था, मैंने बोला था कैटायन मतलब कार्बोकेटायन भी हो सकता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू रेजोनेंस। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलो भाई, क्या हो गया इसको, कीप गो टू फुल मोड, नेक्स्ट। हाँ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के थ्रू कैसे स्टेबलाइज होता है कार्बोकेटायन, वो देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान चलिए CH डबल बॉन्ड CH2, एंड मान चलिए इसके पास प्लस चार्ज था, ये कार्बोकेटायन है अपना। ठीक है, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोकेटायन। ठीक है, अब समझते हैं, ये कार्बोकेटायन हो गया ना, ट्राइवैलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन हो गया। अब क्या होता है, इसके पास प्लस चार्ज है। अब देखो मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस देखने के लिए क्या बोला था, या तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हो तो भी रेजोनेंस है, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये भी रेजोनेंस में ही होता है। ये चीज़ आप लोग को क्लियर था। ठीक है, ये भी रेजोनेंस ही कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड रहा। ठीक है,
ये सिंगल बॉन्ड रहा और उसके बाद प्लस चार्ज रहा, मतलब ये जो पूरा स्पीसीज है ये रेजोनेंस में है। एंड रेजोनेंस में जो भी रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होते रहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। जहाँ पे भी रेजोनेंस रहता है, जहाँ पे भी रेजोनेंस रहता है वो क्या होता है, डिलोकलाइज्ड होते रहता है, जैसे कि बेंजीन देखा था आप लोग ने। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ जैसे ही शिफ्ट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ इसको क्या होगा, डबल बॉन्ड इधर लग जाएगा अब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुआ। तो CH2 तो था ही, डबल बॉन्ड यहाँ लग गया CH, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2, एंड चूंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया है तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर लग जाएगा। जस्ट मैंने उल्टा कर दिया, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी होगा, ये बैठे नहीं रहेगा, ये आदान प्रदान होता रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो फिर से जैसा था वैसा बन जाएगा। ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है। आप लोग ये चीज़ देख लेंगे कि रेजोनेंस कब बोलते हैं, कब होता है, जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट रहे तो भी रेजोनेंस है, या तो डबल सिंगल के पास प्लस रहे, या फिर डबल सिंगल के बाद माइनस रहे, या फिर डबल सिंगल के बाद लॉन पेयर रहे, वो भी रेजोनेंस में ही होता है। आप लोग को पता है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड। कौन सा पेन आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चलो प्लस चार्ज है, एंड यहाँ पे कोई R ग्रुप मैंने लगा दिया, राइट। अब यहाँ पे मैंने कोई R ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर प्लस चार्ज, मतलब रेजोनेंस के थ्रू ये भी स्टेबलाइज्ड हो रहा है। इतना तो आपको पता चल गया होगा। थर्ड एग्जांपल लिखेंगे, थर्ड एग्जांपल लिखेंगे, C, इधर भी एक R ग्रुप लगा दीजिए, इधर भी एक R ग्रुप लगा दीजिए, इधर तो बॉन्ड था ही CH वाला, डबल बॉन्ड CH2 था ही, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई अपना कार्बोकेटाइन प्लस चार्ज, ठीक है, ये भी प्लस चार्ज, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, मतलब ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो तीनों में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आप लोग बताएंगे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में कौन मोस्ट स्टेबल है एंड कौन लिस्ट स्टेबल है। अरेंज करिए, कौन ज़्यादा स्टेबल है उसको लेफ्ट में लिखिए, कौन कम स्टेबल उसको राइट में लिखिए, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पर लिखिए, एंड जो कम स्टेबल है वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है। आप लोग फटाफट बताएंगे 1 2 3 में से ज़्यादा स्टेबल कौन है एंड कम स्टेबल कौन है, फटाफट बताएंगे। अंजलि बताओ, माइक ऑन करो। सर पहले थर्ड वन, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। वाई? क्योंकि थर्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सेकंड वाला 2 डिग्री है और फर्स्ट वाला 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे देखो, चूंकि रेजोनेंस तो तीनों में है, तो रेजोनेंस को निगलेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि तीनों में कॉमन है रेजोनेंस, जो चीज़ कॉमन होते हैं वो जनरली नेगलेक्ट करते हैं। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो था थर्ड वाला वो 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे रेजोनेंस कॉमन था तो हमें कहाँ पे जाना पड़ा, इंडक्टिव इफेक्ट वाले में, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाले में। तो ऐसे में कन्फ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, ठीक है, बहुत अच्छा। इतना समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बेंजाइल कार्बोकेटाइन देखो, बेंजाइल
बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल मतलब बेंजीन से एक कार्बन लगा होगा और उस पर प्लस चार्ज होगा, ये हो गया अपना बेंजाइल कार्बोकेटायन। ठीक, ये हो गया बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब देखो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और फिर इस डबल और सिंगल के बाद प्लस चार्ज है, मतलब 4 रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल है, मतलब 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है, इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो एरोमेटिक कैटायन होता है, एरोमेटिक कैटायन होता है वो जो नॉर्मल रेजोनेंस होगा उससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब समझ में आया, यहाँ पे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है अगर आप बनाओ तो। ठीक है, अगर आप बनाओ तो ये देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर अगर शिफ्ट हुआ, उधर अगर शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 यहाँ पे था ही, अब ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप रेजोनेंस बनाओगे, मैंने समझाया था उस दिन, तो 4 रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है ये कार्बोकेटायन, 4 रेजोनेंस। अब देखिए इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, तो 4 रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है ये कार्बोकेटायन, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, 4 इसके साथ 4 है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है ना उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अब इस कंडीशन में भी देख लो, बेंजाइल वाले में भी। अब देखो यहाँ पे CH2 था ना, अब हम क्या करेंगे, 2 बेंजाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दो, 2 बेंजीन को अटैच कर दो। ठीक है, इस कंडीशन में बताओ एंड इसके पास Hb तो है, एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक बेंजीन लगा दिया, प्लस चार्ज है, एंड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, 2 बेंजीन। अब बताओ इसके साथ में कितना रेजोनेंस पॉसिबल है, एक बेंजीन इधर भी है, एक बेंजीन इधर भी है, तो लिखिएगा यहाँ पे 7 रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब इससे भी जो बेंजाइल कार्बोकेटायन है उससे भी ज़्यादा स्टेबल है ये बाय वाला बाइफेनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, इसको कौन सा, इसका नाम अगर कोई पूछे तो लिखोगे क्या, डाइफेनाइल, 2 फेनाइल ग्रुप लगाए ना, डाइफेनाइल एंड मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कौन सा था, फेनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, या फिर बेंजाइल कार्बोकेटायन भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बेंजाइल इसका कॉमन नेम होता है, राइट। अब एक कंडीशन और भी तो बन सकता है ना, थर्ड वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, थर्ड वाला, ये हाइड्रोजन को भी हटा करके मैंने 3 बेंजीन रिंग ही बना दिया, चलो लो 3 बेंजीन रिंग ही बना दिया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो ना बेंजीन रिंग को, इधर भी हाइड्रोजन की जगह पे मैंने बेंजीन ही बना दिया, इस पर प्लस चार्ज है। यहाँ पर जो है ना 10 रेजोनेंस पॉसिबल है, 10 रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस पॉसिबल है। मैंने सीधा सीधा ये बोला, एक लाइन लिख लो, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं ट्रिटाइल, लिख लीजिए स्पेशल नाम, बस नाम भी दे सकता है। ठीक है, ट्रिटाइल कार्बोकेटायन, ट्रिटाइल कार्बोकेटायन। ये देखो इसका शेप जो है ना प्रोपेलर लाइक लगता है, इसलिए प्रोपेलर शेप कार्बोकेटायन भी बोलते हैं ट्रिटाइल कार्बोकेटायन का। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, प्रोपेलर शेप कार्बोकेटायन भी बोलते हैं ट्रिटाइल कार्बोकेटायन को। इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं, एक पेज पे आइए, वहाँ लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि मोस्ट स्टेबल कौन है एंड लीस्ट स्टेबल कौन है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंड कौन सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आने के बाद यहाँ तक क्लियर है सबको ना, एक बार बताएंगे एलिवा। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक टेबल आप लोग बनाएंगे और उसको याद रखेंगे ताकि इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इतना लोचा ना रहे। मैंने क्या बोला, कार्बन, इसके पास प्लस चार्ज मतलब कार्बोकेटायन है,
यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल बेंजीन, एक बेंजीन, दो बेंजीन, तीन बेंजीन, इसमें 10 रेजोनेंस पॉसिबल था, इसलिए याद रखिएगा ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इससे कम दो बेंजीन वाला होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एक प्लस, इससे कम दो हाइड्रोजन वाला, इसमें एक ही बेंजीन लगा होगा, ठीक है, प्लस चार्ज। इसके बाद बताएंगे कोई, इसके बाद बताएंगे कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बोकेटाइन, मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, CH2 प्लस चार्ज, ये भी तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज था ना। ये इसमें भी अगर ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ स्टेबलाइज, तो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। ये तो रेजोनेंस की बात हो गई। अब चलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल। अरे ये हम उल्टा बना रहे हैं ना, एरो क्यों उल्टा दे रहे हो, कोई बताओ, ऊपर साइड एरो लगेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री से कम 1 डिग्री, सबसे कम, सबसे कम मिथाइल वाला था ना, मिथाइल, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। एंड इससे भी कम होता है विनाइल कार्बोकेटाइन, लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी, विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइल कार्बोकेटाइन। विनाइल किसको बोलते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके पास प्लस चार्ज रहे, इसको विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ऑर्डर बता दिया, 3 बेंजीन रिंग लगा है, इसमें 10 रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें 7 था, इसमें 4 था, ठीक है, इसमें एक ही रेजोनेंस पॉसिबल है, लेकिन रेजोनेंस है इसलिए ज़्यादा है ये 3 डिग्री तो पता है, 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल एंड विनाइल। एंड अब एक पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, स्पेशल केस है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन एक होता है गाइज, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, बस याद रखेंगे नाम, पोलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। 7 कार्बन होते हैं इसमें, कार्बन 1 2 3 4 5 6, आई डोंट नो कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप लोग लगा लेंगे प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं अपन ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन या ट्रोपोलियम आयन भी बोलते हैं, प्लस चार्ज, यहाँ पे बुला लेंगे प्लस चार्ज, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ये 10 रेजोनेंस था ना, तीनों शायद बेंजीन रखा था, उससे भी ज़्यादा स्टेबल ये होता है, ठीक है, रीजन उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, एंड इससे भी ज़्यादा एक स्टेबल होता है, लिख लीजिएगा, लास्ट है ये ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बन के साथ में ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, ये हो गया मिथाइल, एंड इस पर प्लस चार्ज, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, रीजन मत पूछना, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं इसको, कोई तो कारण होगा लेकिन पता नहीं, ठीक है। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम लिख लो, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये अपना लिस्ट हो गया, ठीक है, ये अपना लिस्ट हो गया ऐसे, सबसे ज़्यादा स्टेबल इधर वाला, और जैसे जैसे इधर गया वो कम होते गया, ठीक है, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम ट्रोपोलियम वाला, और बाकी तो रीजन के साथ समझाया हूँ, तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, फिर 3 फेनाइल वाला, 2 फेनाइल वाला, बेंजाइल वाला, उसके बाद सिंगल वाला, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल विनाइल। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी क्लियर हुआ सबको, बताओ।
नरेश जी हैं आप क्लास में? हाँ सर। चलो ठीक है। सूरज, सर अंजलि, एलिवा, सब हो ना यहाँ पे? यस सर। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ तक बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है। सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब इसकी एवरेशन sp होता है। सी डबल बॉन्ड सी, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग बताओ? हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सर। हाँ बोलो बोलो। सिग्मा बॉन्ड सर काउंट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। और लॉन पे रहा तो लॉन पे रहा तो एक फॉर्मूला लिख लो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम, जिस एटम का निकालना हो आपको हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम प्लस लॉन पेयर, लॉन पेयर। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जैसे कि अभी शायद नरेश ने बताया। ठीक है, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबको पता रहता है कि sp, इसका शेप होता है लीनियर। सी डबल बॉन्ड सी वाले का होता है sp2, हाइड्रोजन लगा लिया करो यार। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, sp3 यहाँ पे देखो कहीं भी आए ना तो सेंट्रल है, मान के चलो बोल रहा है ये कार्बन का निकालो, देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब 4 जुड़ा हुआ है। नंबर ऑफ एटम्स कितना अटैच्ड है? 4, 4 रहे तो sp3, एक s होगा, 3 p ऑर्बिटल होगा। ये आप लोग को क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर होगा। अब याद रखना, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड याद रखिएगा, वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट शो करता है, ये चीज़ याद रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट मतलब -I इफेक्ट शो करते हैं, जनरली इफेक्ट शो करते हैं ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर एक कार्बोकेटायन वाली कंडीशन बनता है, ये लिख लीजिए पहले, जैसे CH3 CH2 प्लस चार्ज, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, एंड तीसरा CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस चार्ज। इस कंडीशन में स्टेबिलिटी बताओगे आप लोग कार्बोकेटायन का, इसमें थोड़ा दिमाग लगा के। इस तीनों में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा? मैंने बोला कि ट्रिपल बॉन्ड है -I इफेक्ट शो करेगा, डबल बॉन्ड भी थोड़ा सा -I इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट शो करता है थोड़ा सा। अपना दिमाग दौड़ाइए एंड आंसर बताइए, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। ये तीनों एग्जाम्पल में तीनों कार्बोकेटायन ही है, क्योंकि प्लस चार्ज लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए और फटाफट आंसर बताइए, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? दो लोग का आंसर आया। और अंजलि माइक ऑन करो, बताओ नरेश कहाँ हो?
नरेश का भी शायद आंसर है ना चैट बॉक्स में, इन मैसेज कॉल। नरेश का नहीं आया है, पीयूष का आया है, सूरज का आया है। आई एम वेटिंग गाइस। बिल्कुल सही इन लोग ने बताया है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, मतलब फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल, सेकेंड एंड लास्ट में आएगा थर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे। देखिए एक तो भाई साहब के पास पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इससे कम पावरफुल होता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट वाला है ही नहीं, यहाँ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट वाला है ही नहीं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, देन 2, देन लास्ट में सबसे लीस्ट स्टेबल है थर्ड वाला। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। कार्बोकेटायन क्लियर हो गया ना? कार्बोकेटायन का चैप्टर क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट क्या पढ़ोगे फटाफट बताओ। सर रिएक्शन। रिएक्शन, कार्बोनाइन फ्री रेडिकल पढ़ लोगे खुद से। देखो जितना मैंने पढ़ाया ना आप लोग को अभी तक, वहाँ से ईजिली मैं बता रहा हूँ ना, ईजिली आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर अच्छे से उस कंसेप्ट को इंटरप्रेट कर पाओगे तो। इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए आपका, जितना कॉन्सेप्ट आपने सीखा। मैं जीपैट की बात कर रहा हूँ, नाइपेट में तो ज़्यादा ही कर लोगे, पहले जीपैट क्वालिफाई करो देन नाइपर, ठीक है। जीपैट में ईजिली 4 to 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कर दीजिए, बिल्कुल पीयूष उपाध्याय जी, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही करवाऊँगा एंड वही पहले करवाऊँगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन का तो जुगाड़ हो गया है। अब मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा था कि नेम रिएक्शन कंप्लीट करवा दूँ पहले आप लोग का, नेम रिएक्शन जितने भी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ से नेम ओनली नेम रिएक्शन से थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके 6 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा नहीं, मैं 30 नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा, नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है। इतना नेम रिएक्शन पढ़ाऊँगा आप लोग के लिए स्पेशल। 30 में से आप कम से कम 6 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो लगभग 6, 5, 11 क्वेश्चन, या फिर 11 प्लस भी, 11 से तो कम नहीं, 11 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर सही से पढ़ोगे, सही से इंटरप्रेट कर पाओगे तो इतना क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। 50 मार्क्स का जुगाड़ अपना हो चुका है केमिस्ट्री में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में जुगाड़ करते रहो आप लोग। बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं प्रिपरेशन, एक बार बताओ एलिबा। सूरज बताओ, नरेश बताओ, कोई भी बताओ, बाकी सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं। जी सर, कोलोजी सर। हाँ सर बढ़िया। अच्छा चल रहा है ना बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि रैंक के लिए सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है भाई, रैंक के लिए सब सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री तो है ही, केमिस्ट्री आप लोग के लिए प्लस पॉइंट होगा, ये गारंटी लिख कर ले लो मेरे से। बाकी सब्जेक्ट में compete करो, केमिस्ट्री में मैं compete करवाऊँगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेम रिएक्शन कुछ, ठीक है।